दुनिया के तमाम देशों में पहुंचे, उनकी क्या उपलब्धि रही? देखिए, क्या हुआ कि उन लोगों ने पहलगांव की घटना की और इस बार अपने तकनीक से भारतीय सेना ने, और जिसमें एक भारत का मजबूत नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी रोज बेसिकली मॉनिटर कर रहे थे सेना के कार्रवाई को। एक फ्री हैंड मिला सेना को, थल सेना, नौसेना, वायुसेना। हमारे पास फाइटर जेट भी अच्छे थे, हमारे पास अपने भारत के बनाए हुए जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस पिछले 10-11 साल में रहा, उसमें चाहे ब्रह्मोस था, चाहे आकाश था। इन लोगों ने भारी तबाही मचाई और उसमें जो अब खबरें आ रही हैं कि जो 9 एयर बेस हैं उनके आतंकी ठिकाने, तो हमारा जो टारगेट था माननीय प्रधानमंत्री जी का या देश का जो टारगेट है कि हम आतंकी ठिकाने को जो है नुकसान पहुंचाएंगे। आतंकी ठिकाने को नुकसान पहुंचाने में जो जनाजे निकले, मसूद अजहर के परिवार के जो जनाजे निकले, उसमें दिखाई दिया कि चाहे पाकिस्तान का आतंकवादी हो, चाहे पाकिस्तान की सेना हो, दोनों बराबर का चीज है। मतलब आप सेना को आतंकवाद से अलग नहीं कर सकते। आतंकी बेसिकली पाकिस्तानी सेना के ही सदस्य हैं। उसके बाद हमने एयरबेस तबाह किए और जब गिड़गिड़ाया हमारे सामने पाकिस्तान, तो हमने कहा कि तुम यदि युद्ध रोकोगे तो हम युद्ध रोकेंगे, तुम यदि आतंकवादी घटना करोगे तो हम सेना में और आतंकवादियों में फर्क नहीं करेंगे, हम फिर जहां मर्जी तुम्हारे सेना के ठिकाने पर हमले करेंगे, लेकिन ये सारे इनिशिएटिव तुमको लेने चाहिए। दूसरा, हमने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं जा सकता, इसीलिए हमने सिंधु जल समझौता, जो नेहरू गांधी परिवार ने, आपको पता है कि 80% पानी यहाँ का वहां जा रहा है, उस इनिशिएटिव पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने यह तय किया कि 7 डेलीगेशन बाहर जाएगा। और मैं सऊदी अरब में, बहरीन में, कुवैत में, अल्जीरिया में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हैं, OIC है, वहां बेसिकली मुस्लिम ब्रदरहुड का जहां सवाल है, वहां मैं गया, हमारा डेलीगेशन गया। वैजयंत पांडा जी के नेतृत्व में मैं थे, ओवैसी थे और भी सतनाम सिंह संधू। मतलब मेरा ऐसा डेलीगेशन था जिसमें कि 5 रिलीजन के लोग थे। और जो मैंने कहा कि ये पूरे डेलीगेशन 33 कंट्री में गए, और मैं चूंकि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण था, मैं समझता हूं कि मुस्लिम ब्रदरहुड में हमारा क्या चीज हुआ। मैं एक चीज आपको कह सकता हूं, क्योंकि हमारे बाद हम जहां जहां गए वहां पाकिस्तान गया, और इवन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सऊदी अरब जाना पड़ा। आपने यदि ध्यान हुआ होगा, कल परसों का यदि फोटो देखा होगा, तो शहबाज शरीफ जो है वो खुद से सऊदी अरब पहुंचे। तो आप इसी से इंपैक्ट समझ सकते हैं कि ना हमारे विदेश सचिव वहां पहुंचे थे, ना विदेश मंत्री पहुंचे थे, ना माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे। और सऊदी अरब में चूंकि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी वहां थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वागत हुआ, आपको मैं एक और बड़ी बात बताऊं जो वहां के लोगों ने, वहां के मंत्रियों ने मुझे बताया कि ट्रंप उसके बाद पहुंचे तो ट्रंप ने सऊदी अरब प्रशासन को, लोग कहता ना अमेरिका बहुत पावरफुल है और मोदी जी का क्या है, मोदी जी को जो स्वागत दिया गया, 2 आपको पता है कि फाइटर जेट जो है उनको एस्कॉर्ट करते हुए लाए और फिर पूरे घोड़े से स्वागत करके उनको महल में पहुंचाया गया। ट्रंप ने इंसिस्ट किया कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री को तुम स्वागत दे रहे हो वैसा ही स्वागत हमको दो। तो फाइटर जेट तो उसको नहीं मिला, लेकिन घोड़े की सवारी उसको मिल गई। तो इसमें आप समझें कि हमने कितना इंपैक्ट किया होगा, या माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना असर है कि सऊदी अरब आज की डेट में आतंकवाद के खिलाफ है, 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पर वो चल रहा है। हमने जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अभी एक रिजोल्यूशन पास हुआ आतंकवाद के खिलाफ, उसमें सऊदी अरब हमारा पार्ट था। FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टेररिज्म फंड है, FATF एक जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए ग्रे लिस्ट में जब पाकिस्तान को डाला तो 5 साल से आतंक की गतिविधि नहीं चल रही थी, उस वक्त सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया ये सब हमारे साथ था। और अभी भी FATF में ले जाने के लिए हमसे ज्यादा जो है असाउद्दीन ओवैसी जो है लगातार उसका करते रहे, प्रयास करते रहे। उन्होंने अपनी बातें जो है बड़ी प्रमुखता से कही, इवन इतना कहा कि आसिम मुनीर जो उसको फील्ड मार्शल की उपाधि दी जा रही थी, तो उसके साथ जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का दुर्दांत आतंकवादी था उसके बगल में वो बैठा हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है हमने स्पष्टता के साथ कही, और मैं आपको ये कह सकता हूं
जो मैंने कहा था जाते हुए कि जब हम लौट कर आएंगे तो पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिक मोर्चा पर भी परास्त दिखाई देगा। युद्ध के मैदान में हार चुका है और डिप्लोमेटिक मोर्चे पर वो परेशान, खत्म है। यही कारण है कि शहबाज शरीफ को सऊदी अरब जाना पड़ा और पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार है। लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण बात है। आप क्या इस चीज को ऐसे देखा जाए कि सऊदी अरब खुद आतंकवाद से सफर कर रहा है, तो सऊदी अरब इम्पैक्टफुली आप लोगों की बात को सुना, क्या रिस्पॉन्स उन्होंने दिया जिस वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वहां जाना पड़ा? देखिए, वो खुद ही जूझ रहा है ना। यमन के जो हुती लोग हैं या सीरिया से जो चल रही है लड़ाई, उसमें उनके यहां भी आतंकी गतिविधि चल रही है। वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उनके भी जो महल हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस सेना के हैं, आप समझिए सेना के साथ मिलिट्री एक एग्रीमेंट हमारे साथ उन्होंने किया है, जो प्रत्येक साल हम उनके साथ करते रहते हैं। अपना दोनों सेना जो है एक्सरसाइज करती रहती हैं, वो उन्होंने किया है। इवन इस बार जो हज पे लोग गए हैं, हज के लिए भी अलग से सिक्योरिटी की व्यवस्था की है। उनकी मक्का मस्जिद कैसे सुरक्षित होगी, उनकी मदीना मस्जिद कैसे सुरक्षित होगी, उनको अपने मस्जिदों की भी सुरक्षा का जो है एक बड़ा सवाल आ गया है। और जो इस तरह से जूझता हुआ राष्ट्र नजर आएगा, स्वाभाविक तौर पर उसकी सिंपैथी उस राष्ट्र की तरफ होगी जो 80 साल से जूझ रहा है। 80 साल से, पिछले 78 साल से भारत जो है पाकिस्तान के आतंकवाद से जूझ रहा है, और इसलिए सऊदी अरब की ज्यादा सिंपैथी हमारे साथ है। लेकिन आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, इस्लामिक ऑर्गेनाइजर, तो देश ये जानना चाहेगा, देश की जनता जानना चाहेगी कि जिनसे आपकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या सऊदी अरब के लफ्ज थे, क्या उन्होंने कहा पाकिस्तान के बारे में? देखिए, वो कहते हैं कि मिलिट्री और आतंक में कोई फर्क नहीं है। हम वहां के थिंक टैंक से मिले, गल्फ थिंक टैंक है, उसका जो मतलब ओपिनियन मेकर है वो, आप ये समझिए पूरे गल्फ रीजन का, वो कह रहा है कि मिलिट्री में और आतंकवादी पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। इसलिए आपने जो ये डिसीजन लिया है कि आतंक की गतिविधि करोगे तो हम मिलिट्री के साथ जो है लड़ाई करेंगे और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हम खत्म करेंगे, कहा कि हम आपसे एग्री करते हैं। तो ये पूरे मिडिल ईस्ट का जो थिंक टैंक है, जो पॉलिटिकल पावर है, जो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप है, जो सरकार है, जो वहां के क्राउन प्रिंस हैं या जो वहां के राजा हैं, उन सबों में इसी तरह की बातें। इवन अल्जीरिया में इस तरह की बात है। अल्जीरिया हमसे प्रभावित है कि अल्जीरिया की आजादी 1962 में हुई, लेकिन 1950 में हमने उनका यहां ऑफिस खोला। फ्रांस ने हमको भी धमकी दी, क्योंकि फ्रांस जो है, आपको ध्यान हो कि पुडुचेरी जो है वो फ्रांस के कब्जे में था। उसने कहा कि इसके कंसिक्वेंस काफी हो सकते हैं 1954 में। हमने उसकी भी परवाह नहीं की। दूसरा, बातचीत का एक जो मुद्दा होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं पूरे देश को जानने के लिए, कि 2008 में मुंबई की आतंकवादी घटना हुई। लगभग आपको पता है कि 125 से 200 लोग मारे गए, 300 से 350 लोग घायल हुए। इसके बाद भी दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस एकदम कमजोर थी, कमजोर सरकार थी, उसको तो किसी चीज से मतलब नहीं था, वोट बैंक की राजनीति थी। 2009 के चुनाव में जाना था वो, 2009 के चुनाव में कि हमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया, मुस्लिम वोट बैंक उनको मिले। उस आधार पर आपको बताएं कि जनवरी में मनमोहन सिंह जी की पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, जनवरी 2009 में। पूरा देश जो है चुनाव में जा रहा है, और जब जीत कर आए, 16 मई को हम लोग जीत के आए, तो जून के महीने में रूस में जरदारी की और मनमोहन सिंह जी की जो है मुलाकात हुई। और जुलाई में आपको आश्चर्य होगा कि एक तीसरे देश में, शिमला समझौता के बाद था कि कोई तीसरा देश नहीं आएगा, बीच में कुछ नहीं आएगा, हमने इसी सऊदी अरब के प्रेशर में, इसी रूस के प्रेशर में, इसी अमेरिका के प्रेशर में, शर्म शेख में, इजिप्ट में, एक तीसरे देश में, तीसरे देश के कारगुजारी के बीच में हमने शर्म शेख का एग्रीमेंट किया। और पहली बार ऐसा हुआ, भारत ने कहा कि भारत का आतंकवाद, कांग्रेस ने जो गड़बड़ किया इस देश के लिए, कि भारत का आतंकवाद और पाकिस्तान का आतंकवाद एक ही है। इवन बलूचिस्तान के बारे में वो जो बराबर कहता है, बलूचिस्तान में जो आजादी का आंदोलन चलता है जिसे भारत का कोई लेना देना नहीं है, उसके बारे में उसमें मनमोहन सिंह जी ने जिक्र किया है शर्म शेख के डिक्लेरेशन में, कि बलूचिस्तान के भी आतंकवाद को जो है भारत बड़ा केयरफुली देख रहा है। हमने अपना हाथ कटा के इतना दूर जाकर पाकिस्तान के साथ समझौता करने का कोशिश किया, उसका नतीजा क्या हुआ? 2011 में फिर से मुंबई में ब्लास्ट हुआ, यदि आपको ध्यान हो, और फिर कम से कम 150 लोग जो है मारे गए। तो हमने ये सारी बातें कही कि आप जो बात कहते हो, दुनिया जो बात कहती है कि सभी चीज का रास्ता बातचीत से है, बातचीत के काफी रास्ते हुए। कांग्रेस ने नेहरू लियाकत पैक्ट कर लिया,
कांग्रेस ने, आप ये समझें कि हमारा कच्छ रन ऑफ कच्छ जो है, कच्छ में 828 स्क्वायर किलोमीटर जमीन 1965 का युद्ध जीतने के बाद भी दे दिया। हमने 55 करोड़ रुपया दे दिया। हमने जब सिंधु जल समझौता किया 80% पानी दे दिया 1960 में। और आज की यदि वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग आप समझिए कि 15,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ उनके डैम और नहर को बनाने के लिए दे दिया। 93,000 सैनिक हमने लौटा दिए। हमने जब शिमला एग्रीमेंट किया, हमारे 54 सैनिक आज तक वापस नहीं आए। हमने जो है उनको सार्क का मेंबर बनाया। हमने जीवन भर नॉन स्ट्राइक एग्रीमेंट जो है कि युद्ध का हम पहला आगाज नहीं करेंगे, ये राजीव गांधी के समय कर लिया। तो हमने उसके साथ जितने एग्रीमेंट हैं, जितनी चीजें हैं, हमने कर ली। ढाक के 3 पात हैं। और अब रास्ता ये जाता है, यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश था वो भी हमने सुनाया कि अगला जब भी बातचीत पाकिस्तान के साथ होगा तो उसी आधार पर होगा कि 1947 में जिस तरह से 550 से ऊपर के रियासत जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के लिहाज से जिस कागज को साइन करके भारत में मिले या पाकिस्तान में गए, उसी के आधार पर कश्मीर जो है भारत का पार्ट बना। राजा ने हमारे साथ, भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन किया। आपने इसके कुछ हिस्से को जो है अवैध कब्जा कर लिया है, उसमें भी आपने सबलेट कर दिया है, कुछ चीजें जो है चीन को दे दी हैं। इसलिए अब जब भी बातचीत होगी तो बातचीत केवल और केवल हमारा जो हिस्सा कश्मीर का आपके कब्जे में है, मुजफ्फराबाद, उसके ऊपर होगी। और वो कब हम वापस लेंगे, इसके बारे में यदि दुनिया तैयार होगी तो हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम बातचीत नहीं करेंगे और उसको पानी भी नहीं देंगे। लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जो उसने ये कहा कि टेररिस्ट और पाकिस्तान की सेना में फर्क नहीं है, और अगर भारत टेररिस्ट को खत्म करने के राह में पाकिस्तानी सेना को भी भारत की सेना कुचलती है तो गल्फ के देशों को, मिडिल ईस्ट को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो राहुल गांधी हैं, जो कांग्रेस है, उनका ये आरोप है कि जो पूरी दुनिया है वो इस स्थिति में भारत के साथ खड़ी नहीं रही, भारत की विदेश नीति फेल रही, भारत अकेली अलग थलग रही। मैं बताऊं कि राहुल गांधी जी को कोई बहुत ज्यादा मैं यदि पुराना ले जाऊंगा तो कहेंगे कि तुम नेहरू पे चले जाते हो, इंदिरा पर चले जाते हो, राजीव पे। मैं वहां नहीं जाना चाहता। राहुल गांधी जिस वक्त पार्टी के अध्यक्ष थे, 2008 में अटैक हुआ मुंबई में, आपने क्यों नहीं अटैक किया? आज तो 26 लोग ही मरे थे ना। पहलगांव में तो 26 लोग ही मरे ना। मुंबई में जो ताज होटल में हुआ या मुंबई में जो अलग अलग जगह पर घटनाएं हुई, जिसमें कि पाकिस्तानी अजमल कसाब पकड़ा गया, उस वक्त तो 200 लोग मरे, 400 लोग घायल हुए, अलग अलग दुनिया के लोग मरे। आपने क्यों नहीं साहस किया पाकिस्तान पर अटैक करने का? आपने तो सरमल शेख में जाके नाक कटा दी। आप पार्टी के अध्यक्ष थे। आपने कह दिया कि भारत का आतंकवाद और पाकिस्तान का आतंकवाद बराबर है। बलूचिस्तान में जो है आतंकी घटना नहीं होनी चाहिए, मतलब बलूचिस्तान को आपने मान लिया कि भारत ही कर रहा है। उसके बाद सरमल शेख के इस एग्रीमेंट के बाद 2011 में फिर 200 लोग मर गए। आपने फिर क्या किया? आज हमने अटैक किया। आज पूरी दुनिया ये कह रही है, बिलावल भुट्टो से लेकर शहबाज शरीफ तक, आसिम मुनीर तक, कि 9 एयरफोर्स स्टेशन है उनके तबाह हो गए, ब्रह्मोस ने तबाह कर दिया। आप हमको कह रहे हो दुनिया हमारे साथ नहीं, दुनिया हमारे साथ है। जब आपके ऊपर, जब 65 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, आपको पता है कि कितने पैसे दिए? सऊदी अरब ने कितने पैसे दिए, चाइना ने कितने पैसे दिए, अमेरिका ने कितने पैसे दिए, IMF ने कितने पैसे दिए, वर्ल्ड बैंक ने कितने पैसे दिए, ADB ने कितने पैसे दिए? इनको कुछ अता पता नहीं है। आज तो कम से कम माननीय मोदी जी के रिजीम में लगभग हम 27-28 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा से ऊपर लाकर भी हमने पाकिस्तान को हरा दिया। आप 71 में गरीबी हटाओ का नारा दिया, क्या गरीब हटा पाए आप? ना पाकिस्तान के साथ आप ठीक से निभा पाए, ना हटा पाए। तो मुझे लगता है कि राजीव गांधी जी जो है, उनको बैंक्रप्सी है इंटेलेक्चुअल की। कांग्रेस में राहुल गांधी जी को उनको कोई भी आदमी सिखाने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। देखिए सर, विरोधाभास है ना। आप जो लाइन कह रहे हो बहुत बड़ी लाइन है। आपने सऊदी अरब के हवाले से कहा कि जो गल्फ थिंक टैंक है वो उसी बात को ऑनर कर रही है,
सच मान रही है, जो भारत का तर्क है कि अगर आतंकवाद के खात्मे के रास्ते में पाकिस्तान की सेना भी आती है तो भारत उसका भी खात्मा करेगी। फिर कांग्रेस ये आरोप कैसे चस्पा करती है कि आप लोग विदेश नीति के मामले पर फेल रहे हैं? आज ही मैंने एक ट्वीट किया है, कहा गया कि नेहरू जी का, इंदिरा जी का बहुत बड़ा मिशन था और गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ। 1961 में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ, जिसको बेलग्रेड डिक्लेरेशन कहते हैं। उसमें मैंने कंट्री का लिस्ट दिया है कि कौन कौन कंट्री थे, 28-30 कंट्री का लिस्ट दिया है। 61 के नवंबर की यह बात है और 62 में चीन ने अटैक कर दिया। एक कंट्री आपके समर्थन में आया और दूसरा, आपको एक और आश्चर्य की बात बता दूं, उस बेलग्रेड सम्मेलन में पॉइंट नंबर 26 में एक ही एजेंडा था कि किस चीन को आप मान्यता दोगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इससे नजर आता है कि रूस और अमेरिका के खिलाफ जाकर जो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, ये चीन के द्वारा प्रायोजित था। दूसरा जो चीज था कि नेपाल ने, बर्मा ने, पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने, कंबोडिया ने, ये जितने, मंगोलिया ने, कोरिया ने, ये जितने आसपास पड़ोसी मिल्क के देश थे, इन सबों ने 62 बार के बाद, लड़ाई के बाद, चाइना के साथ झुककर एग्रीमेंट साइन कर लिया। आपका किस पड़ोसी के साथ कौन सा संबंध था? नेपाल के साथ। नेपाल के राजा को हमने बचाया था, उनके बेटे किंग वीरेंद्र ने जो है 61, 62, 63, 64 में जो है एग्रीमेंट साइन कर लिया। आपका तो नेपाल के साथ भी अच्छा संबंध नहीं था। आप क्या बात कर रहे हो? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चीन प्रायोजित आइडियोलॉजी थी 100%। आज मैंने ट्वीट किया है और कागज के साथ दिया है कि आप उसका पॉइंट नंबर 26 पढ़ लीजिए कि वो ये कह रहा है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसी को यूएन में जो है मान्यता दी जाए, उसी को, उस देश को मान्यता दीजिए। आप गए हो भारत की बात करने, आप गए हो अफगानिस्तान की बात करने, आप गए हो जापान की बात करने, आप मार्शल टीटो इजिप्ट की बात कर रहे हो, युगोस्लाविया की बात कर रहे हो। नासिर बहुत बड़े नेता थे इजिप्ट के, मार्शल टीटो जो है बहुत बड़े नेता थे युगोस्लाविया के, ये सब तो बड़े बड़े नेता थे। लेकिन आप जो है अपने देश के बारे में नहीं बात कर रहे हो, स्वेज कैनाल की बात नहीं कर रहे हो। आप क्या बात कर रहे हो कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को कैसे मान्यता दोगे? तो ये चीन प्रायोजित नहीं है। कुवैत और बहरीन का क्या रिस्पांस रहा? आपने सऊदी अरब के हवाले से तो बताया, कुवैत और बहरीन का क्या रिस्पांस रहा? देखिए, कुवैत और बहरीन, आपको आश्चर्य होगा कि 1947 में हम आजाद हुए, 1961-62 तक भारत की करेंसी कुवैत और बहरीन में चलती थी। तो कैसे रिलेशन होंगे आप समझ सकते हैं। तो कुवैत और बहरीन के साथ हमारे बहुत ही सांस्कृतिक संबंध हैं। वहां के उप प्रधानमंत्री दोनों जगह हम लोगों से मिले और कुवैत और बहरीन आंख बंद करके हमारे साथ है। राहुल गांधी या कांग्रेस, आप देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं कि वो नरेंद्र और सरेंडर का नारा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, भारत के प्राइम मिनिस्टर के स्वागत का जो तरीका था सऊदी अरब के द्वारा, वो इतना आकर्षक था कि डोनाल्ड ट्रंप खुद उसी तरह के स्वागत के लिए अप्रोच किया सऊदी अरब को, आपने खुद अपने बयान में कहा। तो फिर ये बातें जो कही जा रही है सीज फायर को लेकर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो सरेंडर हो गए, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। देखिए, भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी मजबूत स्थिति में है कि इसको किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है, किसी बीच के देश की आवश्यकता नहीं है। जब आप क्राइसिस में होते हैं तो 1000 देश बात करता है। और कितना फ्रस्ट्रेशन में होगा पाकिस्तान, क्या आप ये समझिए कि पहला स्टेटमेंट आया कि ट्रंप ने जो है बीच बचाव किया, ट्रंप के कहने से किया। यदि आपको ध्यान हो, उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट देख लीजिए। ट्रंप लगातार बताते रहे, उनका अपना है, अपना विषय है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो है एक आया वहीं से, व्हाइट हाउस से, कि पुतिन और ट्रंप साहब की बातचीत हुई। शहबाज शरीफ का मैं आज बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि सऊदी अरब के हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो है भारत पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट खत्म कराने में बड़ा रोल दिया। तो अब पाकिस्तान को बताना चाहिए कि उन्होंने ट्रंप साहब के कहने पर किया, कि पुतिन साहब के कहने पर किया, कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर किया। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये दिखाता है कि भारत ने किसी के कहने से जो है युद्ध नहीं रोका। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने से, जब उनके डीजीएमओ ने हमारे सामने कहा कि अब हम युद्ध रोकना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि युद्ध रोक लो, युद्ध चालू करना चाहते हैं तो युद्ध चालू कर लो। आज भी मैं आपको कह रहा हूं कि जो न्यू नॉर्मल है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जब तक आतंकवाद रुका हुआ है, हमको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं।
पाकिस्तान से जब कभी भी बातचीत होगी तो जो हमारा कश्मीर, हमारा हिस्सा जो है उस पर बातचीत होगी। यदि उसने एक भी आतंकवादी घटना की तो ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, ये बंद नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में इस बार आतंकवादी के साथ साथ पाकिस्तानी सेना के ऊपर भी डायरेक्ट अटैक होगा और इसमें दुनिया जो कुछ भी कह रही हो, दुनिया कहती रहे, हमारे प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वही सत्य है और यही पूरी दुनिया मानती है। आप लोग कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, इसमें एक संदर्भ है, लेकिन जो विपक्ष की सेना हमारी कुचल रही थी, जीत रही थी, मार रही थी, आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त कर रही थी, तो पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था हर जगह। तो अपोजिशन का ये कहना है फिर हम रुके क्यों, सेना को और छूट दे देनी चाहिए थी। नहीं रुके, इसलिए रुके क्योंकि हमने तो कहा कि आप कोई घटना करोगे, आप यदि मेरे से लड़ाई लोगे तो हम लड़ाई। भारत जो है युद्ध के तरफ नहीं जाना चाहता। भारत बुद्ध का देश है, महात्मा गांधी का देश है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। हमने दुनिया को यह दिखाया कि हम आज की डेट में केवल चौथी अर्थव्यवस्था नहीं है, हम सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही मजबूत हैं। हम न्यूक्लियर की जो धमकी है, जो वो परमाणु की धमकी देता है, उस धमकी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डे को खत्म करो, पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म करो, और इसीलिए पूरा डेलीगेशन जो है चारों तरफ गया। ये हमने अभी उनको बता दिया है। यदि इसके बाद पाकिस्तान नहीं माना तो अब किसी से कोई बात नहीं होगी, सीधा अटैक होगा। और ये रास्ता जो है, क्योंकि हमको पता है कि पाकिस्तान मानने वाला नहीं है और मोदी जी के नेतृत्व में हम भी जो है किसी के दबाव में नहीं आते हैं, ना आते हैं, ना आएंगे। और हम जो हमारा हिस्सा है कश्मीर भी लेंगे और पाकिस्तान को ये बताएंगे कि युद्ध क्या होता है। आप चूंकि पार्टी के सीनियर लीडर हैं, आप अपने डेलीगेशन अलग जगह, उसमें से कुछ एक से आपकी बातचीत हुई है और उन देशों के हवाले से क्या सक्सेस हमने हासिल किया? ये सभी जगह जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद पर। आतंकवाद के मुद्दे पर सभी देश साथ है। आपने देखा होगा अमेरिका में उपराष्ट्रपति खुद ही मिले, लाइबेरिया में तो संसद में जो है हमारे डेलीगेशन के लीडर ने भाषण ही दिया। यूरोपियन यूनियन में आपने देखा होगा कि जीरो टॉलरेंस है, उन्होंने साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो पूरी दुनिया, फ्रांस और ब्रिटेन तो लगातार ये कहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत होना चाहिए। ये लगातार जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य हैं तो हमारे साथ हैं। इसीलिए पूरे देश दुनिया में भारत के प्रति जो एक सिंपैथी भी है और ये भी है कि भारत का जो एक्शन है वो सही है। कुछ डेलीगेशन मेंबर जो अपोजिशन पार्टी से आप लोगों ने ली थी, वो खुद अपने बयान में कहते हैं कि हम तो राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और इट्स माई ड्यूटी। लेकिन पार्टी के अंदर से ही, उनके खुद के पार्टी के अंदर से ही उनके बयान को लेकर सवाल उठा। शशि थरूर साहब, सलमान खुर्शीद साहब। देखिए क्या है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को राजीव गांधी जी ने भी डेलीगेशन का मेंबर बना के, चेयरमैन बना के भेजा था 86-87 में, और नरसिम्हा राव ने भी भेजा था। उनको पार्टी की इजाजत की आवश्यकता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति को आज तक देश में जब कभी भी आवश्यकता हुई, आरएसएस को ये गाली देते हैं, 62 के चीन युद्ध में सबसे ज्यादा यदि सिविल फोर्स के तौर पर किसी ने काम किया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काम किया। और यही नेहरू जी ने जो है 62 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गणतंत्र दिवस के परेड पर आमंत्रित किया था। पहली और अंतिम बार जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गणतंत्र दिवस के परेड में जो है शामिल हुई थी। तो हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं उसके लिए राष्ट्र हमेशा प्रथम है। कांग्रेस को जो है अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है। कांग्रेस को एक परिवारवाद पे सिमट कर रहना है और कांग्रेस के यही कारण है कि नेता जो गए उससे कांग्रेस बहुत संतुष्ट नहीं है। बहुत लोगों को जो है वो राष्ट्र का नेता नहीं मानती है, देश का प्रतिनिधित्व नहीं कराने देना चाहती है, वो उनका विषय है। कांग्रेस को सद्बुद्धि मिले, यही मैं आपको कह सकता हूं। लेकिन जो लोग गए डेलीगेशन में, मुझे लगता है कि वो लोग भी चीजें समझते हैं कि पार्टी आइडियोलॉजी अपनी अलग जगह पर है, देश अलग जगह पर है। चाहे शशि थरूर हो, चाहे मनीष तिवारी हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे और भी आनंद शर्मा हो, हम सबों के प्रति शुक्रगुजार हैं। एक सरल सवाल है, जो एक सक्सेस आप लोग लेकर आए हैं, फॉरेन की मीटिंग में जाने वाले हैं, इसको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे आगे और लेकर जाएगी ताकि पाकिस्तान और अलग थलग हो? अब आप देखिए कि G7 अनाउंस हुआ कि कनाडा में होगा। इंतजार ही नहीं किया 2 घंटे, कांग्रेस ने क्या कहना शुरू कर दिया, मोदी जी की बेइज्जती हो गई, बुलाया नहीं गया।
अरे आज दुनिया में हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। पूरी दुनिया को व्यापार चाहिए। 140 करोड़ लोग भारत में हैं। पूरी दुनिया को पता है कि मोदी जी आज की डेट में दुनिया में यदि कुछ ऐसे नेता जो बहुत मजबूत हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, उसमें से माननीय मोदी जी एक हैं। और G7 में 2 घंटे के बाद आप देखिए कि आ गया, इनविटेशन आ गया। इनविटेशन किसी को मिलता तब ना, इनविटेशन आ गया। किस लिए आया? उन्होंने भी कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, भारत इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था है, उसको इग्नोर करके G7, G20, G8 कैसे मीटिंग हो सकती है? तो जब ये जाएंगे तो हम निश्चित तौर पर टेररिज्म के ऊपर बोलेंगे, व्यापार के ऊपर बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी खुद ही सक्षम है और एक नई दिशा निश्चित तौर पर आएगी। और G7 में जितने मजबूत राष्ट्र हैं वो एक रिजोल्यूशन लेकर आएंगे और पाकिस्तान का जो है इसे और किरकिरी होगा। आपने अपने बयान में तकरीबन 4 बार चर्चा किया कि हम जब भी पाकिस्तान से बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पीओके पर करेंगे और दुनिया को भी इसके लिए राजी होना होगा। आपने कहा सेना तैयार है। जो आपके ट्वीट्स आ रहे हैं, जो रेफरेंसेज आप पूर्व की सरकारों के लिए दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि पीछे की बातें जो है वो बीती बातें हैं और मौजूदा सरकार कुछ अलग मिजाज में है पीओके को लेकर। इसलिए कि लोगों को पता चला है, लोगों की यादाश्त जो है उसको मैं रिवाइव कर रहा हूं। इसमें कई एक लोग हैं जिनको पता है कि क्या हुआ था। तिब्बत, मैं आपको बताऊं, 1918 में सुगौली संधि हुई। अंग्रेजों ने जाते हुए इस संधि के आधार पर 3 बफर स्टेट क्रिएट किए। नेपाल अलग देश, भूटान अलग देश, तिब्बत अलग देश। और इस कारण से चाइना का कोई बॉर्डर, चाइना हमारा पड़ोसी नहीं था। लेकिन 1950 से नेहरू जी की नीति ऐसी रही कि तिब्बत को फाइनली हमने चाइना का पार्ट बना दिया, चाइना को अपने दरवाजे पर ला दिया। उसी तरह से 62 के बार में आपको पता है एक्साई चीन हम हार गए, ईस्टर्न पार्ट का 20,000 स्क्वायर किलोमीटर हम हार गए, वेस्टर्न पार्ट का हम 8,000 स्क्वायर किलोमीटर हार गए और भी नजदीक आ गया। फिर जो पाकिस्तान ने हमारा कश्मीर कब्जे में कर लिया है, उसमें उसने गिलगिट और बाल्टिस्तान में जो है एक बड़ा रोड बना दिया, फिर चाइना को अपने साथ ले आए। तो ये सारी चीजें कांग्रेस ने पैदा की हमारे पास, दुश्मन जो है क्रिएट किया। ये नहीं पता होना चाहिए लोगों को। 65 वार में यदि हम जीत गए तो ताशकंद समझौता करने की क्या आवश्यकता थी? 71 वार यदि हम जीत गए तो फिर शिमला समझौता करने। आप ये समझिए, पहला ऐसा मुल्क हमने देखा कांग्रेस के नेतृत्व में कि जीतने के बाद हम समझौता करते हैं और समझौता करके हम अपना सब कुछ दे देते हैं। जीतने के बाद 828 स्क्वायर किलोमीटर आप एरिया जो है रन ऑफ कच्छ में दे देते हैं। उसी 65 वार में बलवंत राय मेहता रोड, आपने यही दिल्ली में देखा होगा, एक सिविलियन चीफ मिनिस्टर की मौत हो जाती है, उसका बदला नहीं ले सकते हो। तो ये सारी बातें ऐसी हैं। जनरल जिया कैसे आए, जनरल जिया के साथ कैसा समझौता हुआ, न्यूक्लियर का क्या समझौता आपने किया, फर्स्ट स्ट्राइक का कैसे समझौता किया, ये सारी बातें राजीव गांधी जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, आज हमसे पूछते हो। ये सब बातें जो है, मैं सरमल शेख में मनमोहन सिंह जी ने कैसे नाक कटवाई इस देश की, ये सारी बातें दुनिया में जानने वाली बातें और सभी यही मैं ट्वीट कर रहा हूं। अपोजिशन का ये बयान क्या डेलीगेट्स मेंबर के तौर पर, जब अपोजिशन ये आरोप आपकी सरकार पे लगाए कि पहली बार दुनिया ने भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौला, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम जो अपर रहते थे, जो पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, हम लीड लेते थे, दुनिया ने पहली बार समानांतर देखा दोनों देश को, ऐसा क्या हुआ? पाकिस्तान के मुद्दे पर मैंने जितने ट्वीट किए हैं ना, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे वो रूस का दबाव हो, चाहे वो अमेरिका का दबाव हो, चाहे ब्रिटेन का दबाव हो, फ्रांस का दबाव हो, कांग्रेस हमेशा दबाव में काम करती रही। अपने जान से, अपने मन से जानिए पराये दिल का हाल। तो कांग्रेस चूंकि हमेशा लुंज पुंज, बेकार और कमजोर रही है, इसीलिए वो आज के नेतृत्व को भी समझती है। आज का नेतृत्व मजबूत है। पाकिस्तान को कोई भी दुनिया में सीरियसली नहीं लेता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इमेज, मैंने आपको बताया ना कि मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरह से सऊदी अरब में, मैं तो मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहा हूं, जिस तरह से सम्मान दिया, शायद नहीं दिया। G20, G7 में आपने देखा कि किस तरह से भारत का प्रतिनिधित्व है। FATF में हम किस तरह से मजबूत हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम किस तरह से मजबूत हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद पाकिस्तान के बारे में जो भी कांग्रेस बोल रही थी,
लोग बड़े हल्के ढंग से ले रहे थे। और कांग्रेस को कोई भी देश में, मैं जहां जहां गया या हमारे दूसरे डेलीगेशन के भी लोग गए, हमने पूछा कि किसी ने उसके बारे में पूछा भी, तो कोई कांग्रेस के बयान को सीरियसली लेता ही नहीं था। इसीलिए वहां इस प्रकार की कोई चर्चा ही नहीं थी। कांग्रेस को कोई सीरियसली लेगा तब तो पाकिस्तान तो ले रहा है। पाकिस्तान ही लेता है, पाकिस्तान को लेना है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आप फ्रांस ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, ब्रसेल्स ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, रूस ले लीजिए, साउथ अफ्रीका ले लीजिए, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, अल्जीरिया ले लीजिए, कोई भी पाकिस्तान की बातों को बांग्लादेश सीरियसली नहीं लेता, पाकिस्तान की बातों को श्रीलंका सीरियसली नहीं लेता, भूटान नहीं लेता, नेपाल नहीं लेता। आपने देखा कि कोई पाकिस्तान के साथ आपको खड़ा आया? पहली बार ऐसा है। और मैं 62 के युद्ध के बाद 1000 उदाहरण आपको नेपाल का दे सकता हूं कि नेपाल ने किस तरह से चीन का साथ दे दिया। 65 के युद्ध के बाद मैं आपको कह सकता हूं कि क्या स्थिति हुई। मतलब आप ट्रंप के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आखिर में अंतिम सवाल है मेरा। नहीं, ट्रंप मजबूत प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ जो है उनका बहुत अच्छा संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है। वो हमेशा जब भी बयान देते हैं, कुछ भी बयान देते हैं, तो हमेशा कहते हैं मोदी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो मोदी जी और उनकी एक अलग केमिस्ट्री है। अभी हमारे साथ जो है उनका एग्रीमेंट होने वाला है। और अमेरिका एक मजबूत राष्ट्र है। अमेरिका के साथ सभी दुनिया जो है दोस्ती बनाना चाहती है, अच्छे संबंध बनाना चाहती है। स्वाभाविक है कि वो बड़े कंज्यूमर हैं और हम बड़ी कंट्री हैं, और जो उनके यहाँ इंडस्ट्री भी है, खासकर आईटी इंडस्ट्री जो है, या जो चीज़ें दुनिया में प्रभावित करती हैं, वहाँ भारतीय जो है राज कर रहे हैं। चाहे वो सुंदर पिचई हों, चाहे वो सत्य नडेला हों, चाहे वो इंदिरा नुई हों, चाहे और भी कंपनियां हैं। तो अमेरिका के साथ हमारे संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। और इस पूरी लड़ाई में जिस तरह से कैलिफोर्निया में अभी स्थिति पैदा हुई है, लॉस एंजलिस का जो स्थिति है और जिस तरह से झंडे वहां लहराए जा रहे हैं, तो अमेरिका भी अब इंटरनल आतंकवाद के दौर से जो गुजर रहा है, या जो इलीगल माइग्रेंट्स वहां आए हैं, तो इसके आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि अमेरिका इस लड़ाई में हमारे साथ होगा। जो बात बार बार भारत की सरकार या भारत कह रहा है, सेम वही तस्वीरें अभी अमेरिका से आ रही है, और ट्रंप फेस कर रहा है उन चीजों को जो अवैध रूप से रह रहे हैं अमेरिका। और उसी तरह से वो डेमोक्रेट पार्टी से लड़ रहा है। डेमोक्रेट पार्टी के गवर्नर कह रहे हैं कि आप जो है इस तरह के हंगामा क्यों कर रहे हो, आपने फोर्स को कैसे भेज दिया और आप कैसे कर सकते हो। तो जो कांग्रेस हमारे यहाँ कर रहा है, वो अमेरिका में जो है राष्ट्रवाद के लिए ट्रंप के पीछे जो है वो वहाँ के गवर्नर और वहाँ की डेमोक्रेट पार्टी कर रही है। तो हमारी परेशानी को ट्रंप पिछले 3-4 दिन में ज़्यादा अच्छा से समझ रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो उनकी केमिस्ट्री है अमेरिका, और पहले से वो केमिस्ट्री जो है भारत और अमेरिका के संबंधों को प्रगाढ़ करेगी, हमारा बिजनेस बढ़ेगा और हम दोनों एक दूसरे को मदद करने की स्थिति में।